हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून। तुम लोगों की एनर्जी बिल्कुल जीरो, एक लेक्चर अटेंड करने के बाद बिल्कुल जीरो। एक तो अपने अंदर ना एनर्जी रखो। सबसे पहले तो बात करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के पेपर नंबर 6 से। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सीए इंटरमीडिएट क्या जो पेपर नंबर 6 है, उस पेपर नंबर 6 पार्ट बी से स्टार्ट कर रहे हैं। सर से पेपर नंबर 6 पार्ट बी कौन सा है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अगर हम लोग बात करें तो बेटा आपके सीए इंटरमीडिएट के अंदर बेटा आपका जो पेपर नंबर 6 है, पता है कौन सा है पेपर नंबर 6? आपका पेपर नंबर 6 जो है बेटा, वो पेपर नंबर 6 पूरा का पूरा है एफएमएसएम। सर एफएमएसएम मींस अगर मैं बात करूं तो बेटा इस पेपर के अंदर दो पार्ट हैं, ध्यान से समझिएगा। इस पेपर के अंदर बेटा दो पार्ट हैं। सर दो पार्ट कौन कौन से हैं? जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए है उसका नाम है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एफएम। अगर मैं बात करूं दिस इज व्हाट योर पार्ट ए। ऐसे ही इसी के अंदर आपका पार्ट बी है, और वो पार्ट बी जो है उस पार्ट बी का नाम है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसएम। तो ये कंप्लीट जो पेपर है, ये कंप्लीट पेपर बन जाता है एफएमएसएम। ठीक है, एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दोनों का कोई लिंकेज नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्योर न्यूमेरिकल, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ न्यूमेरिकल पोर्शन, इट इज बेसिकली अ थियोरेटिकल। ठीक है, लेकिन जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है। अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहेगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा पेपर नंबर 6 जो आपका है, वो पेपर नंबर 6 के दो पार्ट हैं। पार्ट ए जो है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? एफएम। पार्ट बी जो है उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? एसएम। सर ये कंप्लीट जो पेपर है, ध्यान से समझिएगा, ये जो कंप्लीट पेपर है, ये कंप्लीट पेपर है 100 मार्क्स का। जैसे कि आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 100 नंबर का पेपर है, वैसे ही बेटा ये कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का है। अब ध्यान से सुनिएगा, 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का जो है वो कौन सा है? एफएम। और 50 मार्क्स का क्या है? एसएम। दैट इज इक्वल वेटेज है दोनों का। 50 मार्क्स का आपका एफएम है और 50 मार्क्स का आपका एसएम है। दोनों को कंबाइंड करके कितने मार्क्स का बन गया बेटा? 100 मार्क्स का। अब सर सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला कंफ्यूजन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर अलग अलग पास होना है। आंसर इज नो। आपको 100 में से पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? इंडिविजुअली कितने चाहिए? 40 मार्क्स। इंडिविजुअल 40 चाहिए, एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 50। तो आपको 100 में से अगर मैं बात करूं, 100 में से आपको टोटल 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, या 100 में से 40 मान लो, क्योंकि इंडिविजुअल पेपर की बात कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, आपको 100 में से 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स आप एफएम में से ले आओ, एसएम को खाली छोड़ दो, तो भी आपका पेपर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। या आप 40 मार्क्स किस में ले आओ? एसएम में ले आओ, एफएम को खाली छोड़ दो, तब भी आप क्या हो जाओगे? पास। कहने का सिंपल सा मतलब यह है, आपको पास होने के लिए 100 में से कितने मार्क्स चाहिए? इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट कितना चाहिए आपको? 50%। तो बेटा आप 40 नंबर इंडिविजुअल पास होने के लिए आपको चाहिए, आप 40 नंबर कैसे भी ले आओ, आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब सर अगर मैं बात करूं, वापस सुन लो, सबसे आसान पेपर है ये पेपर नंबर 6 एज कंपेयर टू अदर पेपर्स। वापस बोल रहा हूं, सबसे आसान है। सर एक बात और, अगर मैं बात करूं ये 100 नंबर का जो पेपर है, आपको पता भी होगा बेटा हर पेपर के अंदर बेटा कितने परसेंट एमसीक्यू है? 30% एमसीक्यू है। दैट इज हर पेपर के अंदर आपके 30 नंबर के क्या आएंगे बेटा? एमसीक्यू, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो मुझे सोच के बताओ, एफएमएसएम कितने मार्क्स का है? पूरा पेपर की बात कर रहा हूं, 100 में से कितने मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे? 30 मार्क्स के आपके क्या आएंगे बेटा? एमसीक्यू।
सर अब ये 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू कैसे डिवाइडेड है, ध्यान से सुनो। पहले तो मुझे बताओ एफएम कितने मार्क्स का है, 50। एसएम कितने मार्क्स का है, 50। ठीक है, अब 30 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे, ये 30 नंबर के एमसीक्यू कैसे आएंगे बेटा, 15 नंबर के एमसीक्यू आपके कहां से आएंगे, एफएम से, और 15 नंबर के एमसीक्यू कहां से आएंगे बेटा, एसएम से आएंगे। इसका मतलब ये 30% ऑफ द एमसीक्यू को कैसे डिवाइड किया गया, 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यू एफएम से पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से आएंगे बेटा, एसएम से आएंगे। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। कोई डाउट कुछ पूछना है तो यहां तक पूछो। अब सर मैं जो आपको कंप्लीट कराऊंगा बेटा, मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट माय फोर्टे, तो वो मैं आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगा, वो आपको कंप्लीट कराएंगे विजय जैन सर। ठीक है, एसएम का जो पोर्शन है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लेक्चर में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो जो लेक्चर है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लेक्चर्स डिलीवर करूंगा। अब सबसे पहला पॉइंट, सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पेपर का पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सुनो ध्यान से। अभी मैं एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर का पैटर्न क्या रहता है वो देखो। मैंने अभी आपको बताया कितने एमसीक्यू आएंगे कितने मार्क्स के। सबसे पहले तो एसएम का वेटेज कितना है बेटा, 50 मार्क्स। तो बेटा 50 मार्क्स का आपका एसएम का वेटेज है। मैंने अभी आपको बताया कितने नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। अब सर जो 15 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे कैसे आते हैं, इस बार का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है एज इट इज आए। क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का, वो था बेटा केस स्टडी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। और इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे 5 एमसीक्यू थे एक एक नंबर के। इसका मतलब एक क्वेश्चन आया, ये मैंने लिखा है 1 क्वेश्चन आया, कितने नंबर का आया बेटा, 5 नंबर का आया। और ये जो क्वेश्चन था ये कैसा था बेटा, केस स्टडी। और इस केस स्टडी से रिलेटेड कितने एमसीक्यू थे, 5 एक एक नंबर के। तो बेटा मुझे बताओ 5 एमसीक्यू अगर एक एक नंबर के हैं तो टोटल कितने नंबर के एमसीक्यू हो गए, 5 नंबर के एमसीक्यू हो गए। लेकिन वो 5 नंबर के एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं थे, वो कैसे थे बेटा, केस स्टडी से रिलेटेड। मींस एक केस स्टडी दी और उस केस स्टडी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे और वो 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के थे। ठीक, इसके बाद कितने मार्क्स और बचे एमसीक्यू में, 10। वो जो 10 मार्क्स एमसीक्यू में और बचे हैं वो कैसे आए, 5 क्वेश्चंस और दिए जो इंडिविजुअल थे, केस स्टडी नहीं थी, इंडिविजुअल अलग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ गया एमसीक्यू में, 2 मार्क्स का। अब सोचो 5 अलग अलग क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स। तो बेटा एक मिनट, 10 मार्क्स के जो एमसीक्यू थे वो कैसे आए, 10 मार्क्स के 10 अलग अलग एमसीक्यू नहीं आए, 10 मार्क्स के जो एमसीक्यू आए वो कैसे आए, 2-2 नंबर के 5 एमसीक्यू अलग। और एक एमसीक्यू कैसा आया, 5 नंबर का केस स्टडी बेस था और उस केस स्टडी के बेसिस पे 5 अलग अलग एमसीक्यू थे। तो टोटल बेटा कितना हो गया, 10 + 5 15 नंबर। बाकी कितने बचे, कितने बचे और 35 मार्क्स। अब ये जो 35 मार्क्स था, ये 35 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे थे बेटा, डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल डायरेक्ट, कोई भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी घुमाया नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव। आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन पॉइंट इज दैट आपको पता होना चाहिए। तो एक बात, एसएम का जो पेपर का पैटर्न है उसमें 15 नंबर के जो एमसीक्यू आएंगे वो कैसे आएंगे, 5 एमसीक्यू किससे रिलेटेड होंगे, एक केस स्टडी से। बाकी के एमसीक्यू इंडिविजुअल डायरेक्ट एमसीक्यू। जो अटेम्प्ट हुआ था उस अटेम्प्ट में कितने इंडिविजुअल एमसीक्यू थे, 5 ही एमसीक्यू थे, लेकिन हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का था, 2 नंबर का। और एक बात और, एमसीक्यू के अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सर
अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हम तुक्के मारेंगे? आंसर इज नो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं खेलना। वापस बोल रहा हूं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्के नहीं मारना। ठीक है, क्यों नहीं मारना सर? पॉइंट इज दैट अननेसेसरी तुक्के मारने से कोई फायदा नहीं है। एक आध एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा, लीव दैट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो अगर टाइम बचे तो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सर इसका यह मतलब नहीं है कि हम सर गेस करके आएंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये गलत अप्रोच है, इसको अपने दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है सर, सबसे पहला पॉइंट तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मैंने तुम्हारे को जस्ट एक ओवरव्यू दिया भी पेपर के पैटर्न का। तो पेपर के पैटर्न के अंदर 35 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे डिस्क्रिप्टिव, और वो कैसे होंगे? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बचा कितना? 15 नंबर। 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। कितने एमसीक्यू डायरेक्ट आएंगे? 5 एमसीक्यू डायरेक्ट आए हैं। हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का था? 2 नंबर का। और एक क्या बना के दिया उन्होंने? केस स्टडी। और उस केस स्टडी से रिलेटेड कितने एमसीक्यू दिए? 5 एमसीक्यू एक नंबर के। तो बेटा एक बात दिमाग में रख लो, एक केस स्टडी जरूर आएगी, और वो केस स्टडी एमसीक्यू की तरीके से पूछी थी इन्होंने। मींस एक केस स्टडी दे दी और उस केस स्टडी से रिलेटेड इन्होंने क्या दे दिए? एमसीक्यू दे दिए, और वो एमसीक्यू एक नंबर के थे। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। अब सर कितने लेक्चर्स हैं, क्या ड्यूरेशन है, ये बता देता हूं। अगर मैं बात करूं, सुन लो ध्यान से, अगर मैं लेक्चर्स की बात करता हूं तो सर कितने लेक्चर्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट होगा एसएम का? अगर मैं बात करूं बेटा, अभी तक एज पर नाउ आपके टैक्स का भी चल रहा है, आपका अकाउंट्स भी चल रहा है, तो एज पर नाउ जो आपका ड्यूरेशन रखूंगा मैं अराउंड 1 आवर रखूंगा लेक्चर की, क्योंकि आपका जो शेड्यूल अभी चल रहा है हेक्टिक हो जाएगा ज्यादा। तो अराउंड एसएम के जो लेक्चर्स का ड्यूरेशन है वो 1 आवर रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा। लेकिन आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट क्या होते रहेंगे कंप्लीट, ड्यूरेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज। एज पर नाउ भी स्टार्ट हुआ है तो 1 घंटे का लेक्चर रखूंगा। अब सर टोटल एसएम को कंप्लीट होने में हमें कितने आवर्स लगेंगे? हमें लगेंगे अराउंड 55 टू 60 आवर्स। अगर मैं बात करूं अराउंड 55 टू 60 आवर्स के अंदर आपका एसएम का कंटेंट है जो कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर हम 1 घंटे का लेक्चर रखते हैं तो टोटल कितने लेक्चर लग जाएंगे? 50 से दैट इज 55 लेक्चर। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में 1 घंटे का लेक्चर रख रहा हूं, लेकिन बाद में ड्यूरेशन क्या हो जाएगा इसका? कितना हो जाएगा? बोलते क्यों नहीं हो? भूख लग रही है? 1.5 आवर, दैट इज 1.5 घंटे का लेक्चर रखा जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1.5 घंटे का लेक्चर है तो कितने लेक्चर्स के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? अराउंड 40 टू 45। ठीक है सर, तो ये मान के चलो आपके 40 लेक्चर के अराउंड आपका ये सिलेबस है। 40 अभी बोल रहा हूं अगर मैं 1.5 घंटे के हिसाब से बात करता हूं, लेकिन ये मान के चलो 50 से 55 लेक्चर लगेंगे आपके सिलेबस को कंप्लीट होने में 1 घंटे के हिसाब से। ठीक है, दूसरी बात सर, अब वापस सुन लो, अब मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हारे को समझाऊंगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक्चुअल में क्या मेन रोल है तुम्हारे लिए, तुम क्यों पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट को, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले सर सिलेबस की बात करते हैं। यहां तक कुछ पूछना है? अरे बोलो, पक्का? ठीक है सर, अब सर सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखा किसी ने? कितने चैप्टर्स हैं, कुछ देखा है? 5 चैप्टर हैं, बिल्कुल सही। तो बेटा अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सर 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, और मैं आपके सामने जो चैप्टर का सीक्वेंस लिख रहा हूं, देखो पहला जो चैप्टर आपके स्टडी मॉड्यूल में गिवन है उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज इन शॉर्ट मैं यहां लिख रहा हूं एसएम, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इन शॉर्ट मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लिख दिया एसएम। दिस इज व्हाट योर चैप्टर नंबर 1। सेकेंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इज व्हाट द सेकंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है। इसके बाद सर थर्ड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है उस चैप्टर का नाम है बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट, दैट इज
स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। दैट इज व्हाट द थर्ड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है। फोर्थ चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है सर, वो फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, दिस इज व्हाट द फोर्थ चैप्टर। और ये चैप्टर के जो मैंने नाम लिख रहा हूं, ये उस सीक्वेंस में लिख रहा हूं जो आपके स्टडी मॉड्यूल का सीक्वेंस है। इसका मतलब आईसीएआई से जो स्टडी मॉड्यूल है बेटा, स्टडी मॉड्यूल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। एक लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस में और है सर, वो लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। लिख रहा हूं, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, these are the 5 chapters that covers the whole syllabus of strategic management। ये 5 चैप्टर है सर, 5 ही चैप्टर हैं। हाँ बेटा, 5 चैप्टर हैं आपके सिलेबस के अंदर। एज पर आपके आईसीएआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर का क्या लिखा है आपके सामने, नाम भी और सीक्वेंस भी। अब एक बात सुन लो ध्यान से, फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्लास में नहीं पढ़ोगे तुम लोग। ये सीक्वेंस किसके अकॉर्डिंग लिखी है मैंने? आईसीएआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। आपके आईसीएआई से जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सीक्वेंस लिखा है बेटा, लेकिन इस सीक्वेंस में क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, आईसीएआई ने उनको बाद में दे रखा है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बाद में पढ़नी है, आईसीएआई ने उनको पहले दे रखा है। तो हमारा पढ़ने का जो सीक्वेंस रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा एज पर आईसीएआई मॉड्यूल। सुनो, स्टार्ट कौन से चैप्टर से करेंगे? फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टार्ट तो हम लोग इससे करेंगे, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपको आगे के चैप्टर समझ नहीं आएंगे। तो स्टार्ट हमारा कौन से चैप्टर से होगा? फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, वापस बोल रहा हूं, सबसे आसान चैप्टर है। और इसके बाद के जो चैप्टर, दैट इज सबसे आसान भी है और सबसे छोटा चैप्टर भी है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जब पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कौन से चैप्टर पे स्विच करेंगे? फोर्थ। इसका मतलब फर्स्ट के बाद हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे? फोर्थ चैप्टर एज पर आईसीएआई मॉड्यूल। अब कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट के बाद सर लिखा कौन सा है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट नहीं कंप्लीट करेंगे। कौन सा करेंगे? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सर क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा ये चैप्टर अगर आपने पहले कंप्लीट नहीं किया तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे के चैप्टर्स की समझ नहीं आएंगी। सर जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम स्विच कर जाएंगे कौन से एनवायरमेंट पे? इंटरनल एनवायरमेंट। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट, इसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब ये इंटरनल एनवायरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बेटा हम लोग कौन से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो बेटा क्लास के अंदर फोर्थ नंबर पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। फाइनली जो आपका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स का लिंकेज इस चैप्टर से है। तो वापस, दिस इज व्हाट द सीक्वेंस एज पर आईसीएआई मॉड्यूल एंड दिस इज व्हाट द सीक्वेंस इन क्लासरूम। क्लियर है यहां तक? कंफ्यूजन मत रखना सर, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन आएगी। सर हमने तो मॉड्यूल ओपन करा और मॉड्यूल ओपन करने के बाद हमें यही नहीं पता चल रहा कि सर आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और मॉड्यूल में क्या लिखा है। क्योंकि ये कंफ्यूजन ना रहे तो मैंने आपके सामने सीक्वेंस लिखी है। वापस बोल रहा हूं, लेक्चर्स पढ़ाते टाइम मैं दोबारा से ये चीज रिपीट करूंगा, लेकिन पॉइंट इज दैट स्टार्टिंग में अगर आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर होगी तो आपको भी सही रहेगा कि आपका माइंड पहले से क्या रहेगा? प्रिपेयर्ड। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस एंड सीक्वेंस एज पर आईसीएआई मॉड्यूल एंड दिस इज व्हाट द सीक्वेंस जो हम कहां फॉलो करेंगे बेटा? क्लास में फॉलो करेंगे। यहां तक क्लियर है? लिखना है कुछ? नहीं लिखना? लिखो, हाथ चलाओ, हाथ।
पढ़ाई करने आयो, पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखो, नहीं लिखना बाद में मेरे से पूछोगे, फिर कंफ्यूजन होगा। बेटर है हाथ चलाओ, हाथ। सिलेबस लिखना जरूरी है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि थोड़ी सी चीजें जब आप लिखते हो ना तो बेटा याद हो जाती है। मेरा बार बार एक ही चीज पे फोकस है। जब आप चीजों को लिखोगे ना तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीजें जब आप खुद अपने हैंड रिटन मोड में लिखते हैं तो वो चीजें बेटा याद हो जाती हैं। तो फ्यूचर में कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बेटा कुछ चीजें हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। और अभी मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले सिलेबस को नोट कर लो। टेस्ट क्यों नहीं दिया? टेस्ट देना चाहिए था। मैसेज करवाऊंगा आज। चलो अभी बात करता हूं। पांच चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज पर आईसीआई मॉड्यूल सीक्वेंस बता रहा हूं। सेकंड वन इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड लास्ट चैप्टर इज स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। These are the 5 chapters which covers the whole syllabus of strategic management। 5 चैप्टर्स का सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखा है, लेकिन जिस सीक्वेंस में आपके मॉड्यूल में चैप्टर्स गिवन है उन सीक्वेंस में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हमारा क्लास में पढ़ने का सीक्वेंस डिफरेंट है, जो मैंने यहां पे अपोजिट लिखा है। तो थोड़ा सा सीक्वेंस हमारा चेंज रहेगा क्लास के अंदर। तो इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो बहुत इजीली चीजें हमारे को क्या हो जाएंगी बेटा, वापस चीजें याद हो जाएंगी। और वापस बोल रहा हूं वापस बोल रहा हूं तुम सबको, अराउंड 10 टेस्ट तो हो चुके हैं। इसका मतलब अभी तक तुम्हारा जो बैच प्रीवियस बैच था तुमसे पहले वाला, उनको कंप्लीट कराया मैंने। 10 टेस्ट लिए हैं उनके, 10 टेस्ट हो चुके हैं। और 10 के बाद 5-6 टेस्ट और हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो वो देंगे क्योंकि वो मे अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो वापस सुन लो तुम सब भी, तुम्हारे को भी कहीं ना कहीं टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं उससे तुम्हारे को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। प्रॉब्लम बताता हूं क्या है। प्रॉब्लम इज दैट कि यहां एमसीक्यू कितने परसेंट है? सिर्फ 30%। बाकी तो क्या है बेटा, डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर जब आप क्वेश्चन को पढ़ के लिखने बैठते हो उसका सॉल्यूशन, तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हो जाती है बेटा, हम अपने क्या बन जाते हैं, खुद के ऑथर। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा आपको उस चीज पे मेहनत करनी है। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर बेटर है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे तो उन आंसर्स को लिखते टाइम आप कहीं ना कहीं अपने ऑथर ना बने। तो उसके लिए बेटर है कि आप टेस्ट में अपीयर हो। टेस्ट में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप आंसर्स को परफेक्टली लिख पाएंगे। ठीक है, अब सर सबसे पहले ये आपके सामने है पूरा का पूरा। अब एक चीज बताओ बिफोर स्टार्टिंग, मुझे 2 अप्रोच हैं, अब मुझे तुम दोनों अप्रोच में से बता देना। जो अभी तुम्हारे से पहले वाले स्टूडेंट्स हैं मे अटेम्प्ट वाले, उनका जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वो अप्रोच 1 फर्स्ट अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच ये है, मैंने क्लास के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। दैट इज अप्रोच क्या थी? कॉन्सेप्ट को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्रैमिंग पे तो जाऊंगा ही नहीं। मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके मैंने क्लास के अंदर खुद के उनके क्या बनवाए, हैंड रिटन नोट्स। दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। इसका मतलब
कॉन्सेप्ट जो भी आपका सिलेबस है सारे कॉन्सेप्ट समझाए अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, और फिर उन कॉन्सेप्ट को मैंने हैंड रिटन फॉर्म में उनको क्या कराया क्लास के अंदर, नोटिंग कराई। तो जब मैं हैंड रिटन नोट्स करवा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि कितने लेक्चर्स लगेंगे, अराउंड 55 1 आवर का अगर लेक्चर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं क्लास के अंदर आपको नोटिंग कराता हूं तो टोटल 1 आवर के अकॉर्डिंग टोटल कितने आवर्स लग गए, 55 आवर्स। दैट इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, एक और अप्रोच है सर, वो अप्रोच कौन सी है, आपको मैं क्या करूं, कॉन्सेप्ट समझा दूं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, साथ साथ मैं आपको नोटिंग ना करवा के क्या करवा दूं, क्या करवा दूं, रीडिंग करवा दूं, और रीडिंग कराते टाइम मैं आपको पॉइंट्स को क्या करवा दूं बेटा, अंडरलाइन करवा दूं या हाईलाइट करवा दूं। दो अप्रोच हैं, जिस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है आप उस अप्रोच के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, मैं वो अप्रोच को फॉलो करके आपको कंप्लीट करा दूंगा। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। तुम में से फाउंडेशन में जो पढ़े थे, तुम सारे पढ़े हुए थे, फाउंडेशन में तुम्हारे को एक अप्रोच पता थी, मैंने क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट को समझा के मैंने आपको क्या करवाई थी क्लास के अंदर, नोटिंग। दूसरी अप्रोच एक और होती है, सर अगर आप नोटिंग करा रहे हो तो आपको कितने आवर्स लग रहे हैं, अगर 1 घंटे के अकॉर्डिंग 55 घंटे, ठीक है, जो मैं बिल्कुल अपर लिमिट पे बात कर रहा हूं। अगर मैं नोटिंग ना करा के मैं आपको क्या कराऊं, कॉन्सेप्ट समझा के रीडिंग कराऊं, तो यहां पे 55 की जगह कितने हो जाएंगे, 40 घंटे। तो दो अप्रोच हैं, कौन सी अप्रोच तुम्हें फॉलो करनी है वो अप्रोच फॉलो करके पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे बता देना, सिर्फ मैं तुम्हारे सामने लिखी है, लेकिन फिलहाल अभी एक चैप्टर को मैं इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। समझ जाओगे जब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग तुम चैप्टर को समझोगे, पहला चैप्टर, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सी अप्रोच तुम्हें फॉलो करनी है। दूसरी अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, मैं तुम्हारे को एक, दैट इज तुम्हारे पास नोट्स हैं, मैं तुम्हारे को जो क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अलॉन्ग विद एग्जांपल, उन्हीं को मैं आपके सामने क्या कर दूंगा, आपके साथ रीड करूंगा, और जो आपके उनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको क्या करवाऊंगा, हाईलाइट करवाऊंगा। दो अप्रोच हैं, दोनों में से जो अप्रोच तुम्हें सूटेबल लगती है आराम से सोच लेना, आज फर्स्ट लेक्चर है, और मुझे बता देना फ्यूचर के लेक्चर में, ठीक है। अगर ये वाली अप्रोच फॉलो करनी है तो इसके लिए तुम्हारे को एक डेडिकेटेड क्या मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा और एक हाईलाइटर लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ भी चीजें, दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोटिंग कराते टाइम क्या कराऊंगा, हाईलाइट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये अप्रोच फॉलो करनी है तो आपको इस अप्रोच के लिए क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक रजिस्टर, अलग से सेपरेट डेडिकेटेड रजिस्टर फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर है सर? तुलसी एक मिनट नोटबुक दिखाओ जरा, मैं तुम्हारे को दिखा देता हूं। ये जो मैंने अभी बैच कंप्लीट किया है यही अप्रोच थी, ये मैंने सारे, दैट इज क्लास के अंदर ये स्टूडेंट हैं जिनका ये चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट हुआ है, दैट इज चैप्टर क्या सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और ये सब चीजें मैंने क्लास के अंदर क्या करवाई हैं, नोटिंग कराई है। ये पूरा का पूरा बना हुआ है रजिस्टर, ये पूरा ऐसे में, पूरा ऐसे में, ये इतना सारा थोड़ी ना पढ़ाया था मैंने, ये तुम्हारी नोटिंग है पूरी प्रॉपर। अब एक मिनट, एक अप्रोच ये तुम्हारे सामने है, दूसरी अप्रोच तुम्हें पता भी है, कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है वो आराम से सोच के फॉलो कर लेना, ठीक है सर। अब बात करते हैं सबसे पहले, सर इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअल में सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है इस सब्जेक्ट का हमारे सिलेबस में, दैट इज सीए के सिलेबस में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। आप मुझे एक बार बताओ, फ्यूचर में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो कहीं ना कहीं कोई चीज दिमाग में होगी ना, तभी तो आपके करिकुलम में इस सब्जेक्ट को लाया गया होगा। कायदे में ये सब्जेक्ट सर कौन पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है सर, एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। हर एमबीए स्टूडेंट के करिकुलम के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। बिजनेस स्टूडेंट, दैट इज बिजनेस स्कूल के अंदर जो है, जैसे एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, इनके अंदर हर स्टूडेंट को यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सर इस सब्जेक्ट को आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बेटा ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, तभी तो इस सब्जेक्ट को आपके करिकुलम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया होगा। तो सर सबसे पहले व्हाट से पहले क्या पढ़ रहे हैं, वाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है सर, क्या फायदा है इस सब्जेक्ट का हमारे लिए। देखो बेटा दो चीजें दिमाग में रखना और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एग्जांपल से समझाऊंगा। सीए बनने के बाद देखो
ये देखा गया है, ये टेंडेंसी देखी गई है, सीए बनने के बाद ज्यादातर जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो बेटा वो अपनी क्या करते हैं, खुद की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है जॉब नहीं करते, जॉब भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये देखी गई है कि सीए बनने के बाद मेजॉरिटी ये देखा गया है कि बेटा वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस का सिंपल सा मतलब है, सीए बनने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, आप अपना ऑफिस ओपन करेंगे। ऑफिस ओपन करने के बाद आप क्या प्रोवाइड कराएंगे, एक तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराएंगे बेटा, किसको, क्लाइंट्स को। जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई टैक्सेशन से रिलेटेड, तो बेटा मैं किसके पास जाऊंगा, मैं आपके पास जाऊंगा, और आप मुझे टैक्सेशन से रिलेटेड क्या प्रोवाइड कराएंगे, कंसल्टेंसी। तो इसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी खुद की सेल्फ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अपना फैमिली बिजनेस ही क्या करते हैं, फैमिली बिजनेस ही कंटिन्यू करते हैं। वही बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी का फैमिली बिजनेस है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सीए बनने के बाद कहते हैं सर हम अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, हम अपना फैमिली बिजनेस ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो दो सिनेरियो मैंने आपके सामने लिखे हैं। तीसरा सिनेरियो एक है कि आप क्या कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेजॉरिटी पे अगर हम फोकस करें तो मेजॉरिटी या तो क्या कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब एक तरीके से क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कंसल्टेंसी, या बेटा अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या अपना फैमिली बिजनेस ही क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो सर, अगर आप अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो देखो ध्यान से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको यह सिखाएगा कि व्हाट आर दी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये आपको बिजनेस करने के क्या सिखाएगा, डिफरेंट तरीके। मैंने यहां लिखा है व्हाट आर दी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब यह सब्जेक्ट आपको बताएगा कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से और ज्यादा क्या कर सकते हैं, और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको बताएगा बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस नहीं बताएगा, बिजनेस करने के तरीके सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपका बिजनेस आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर संभाल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने जितना अपना बिजनेस यहां तक पहुंचाया, आप उनसे कम समय में अपने बिजनेस को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका एग्जांपल लेता हूं, तुम लोगों ने एग्जांपल समझा रहा हूं, तुम लोगों ने कहीं सुना होगा एक बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट फ्लैश हुआ था, एक कंपनी थी नेस्ले, सुना नाम नेस्ले? नेस्ले कंपनी का मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है एंड दैट इज व्हाट, मैगी। सुना है? कौन सी कंपनी का है? नेस्ले। अब वापस सुन लो, मैगी जो है बेटा नेस्ले का बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, कोर प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा सेल है मैगी की, और पता भी होना चाहिए तुम्हें, मैगी बहुत ज्यादा बिकता है नेस्ले का। बीच में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बीच में ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट फ्लैश हुआ कि मैगी की जो सेल थी वो क्या हो गई, डाउन। कैसे? बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट फ्लैश हुआ, और एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया गया, यह दिखाया गया कि मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इंग्रेडिएंट लोगों की हेल्थ को क्या कर रहा है, हेल्थ को प्रॉब्लम में ला रहा है। यह एडवर्टीजमेंट फ्लैश हुआ कि मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट पाया गया है जो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा एडवर्टीजमेंट फ्लैश होता है कि मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी हेल्थ को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान, तो हम मैगी खाना बंद कर देंगे, जिससे नेस्ले कंपनी को क्या होने लगेगा, नेस्ले कंपनी को लॉस होने लगेगा। यस या नो? क्योंकि उसका जो मैगी है ये बिकना बंद हो जाएगा, हां या ना? अब मुझे सोच के बताओ, ये चीज मार्केट में हुई थी, तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं पढ़ा, ये चीज बीच में फ्लैश हुई कि मैगी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट पाया जा रहा है जो लोगों को नुकसान में डाल रहा है। तो बेटा क्या हुआ, लोगों ने मैगी खरीदनी बंद कर दी, जिससे नेस्ले कंपनी को क्या होने लगा,
नुकसान, लॉस होने लगा। अब मुझे सोच के बताओ, नेस्ले कंपनी ने मैगी को बंद कर दिया? बंद कर दिया? नहीं। नेस्ले कंपनी ने सबसे पहले यह चेक करा कि उनको नुकसान क्यों हो रहा है, उनको लॉस क्यों हो रहा है। नेस्ले को दिखा कि नेस्ले को इसलिए लॉस हो रहा है कि मार्केट में ऐसा र्यूमर फैल गया कि मैगी के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो लोगों की हेल्थ को क्या डाल रहा है, नुकसान में डाल रहा है। तो बेटा नेस्ले कंपनी ने क्या करा, नेस्ले कंपनी ने मैगी को फूड कॉरपोरेशन, ध्यान से सुनना, नेस्ले कंपनी ने मैगी को फूड कॉरपोरेशन से क्या करवाया, चेक करवाया, चेक कि चेक करो क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट है या नहीं है। जब फूड कॉरपोरेशन ने चेक किया तो इसके अंदर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिला। तो फूड कॉरपोरेशन ने नेस्ले को क्या दिया, एक क्या दिया होगा बेटा, एक सर्टिफिकेट कि आपके प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज मैगी के अंदर कोई भी गलत इंग्रेडिएंट नहीं है। तो बेटा नेस्ले ने क्या करा, नेस्ले ने फूड कॉरपोरेशन से मैगी को चेक करा के क्या लिया, एक सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट को क्या किया, हर जगह फ्लैश किया कि मैगी के अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो लोगों की हेल्थ पे नुकसान पहुंचा रहा है। और इवन इस सर्टिफिकेट की कॉपी मैगी के साथ अटैच कर करके मार्केट में क्या करा, बेचा। ठीक है। और साथ साथ एक काम और किया, नेस्ले कंपनी ने मैगी के एडवर्टीजमेंट में, ध्यान से सुनना, मैगी के एडवर्टीजमेंट में क्या किया, एक मदर को दिखाया, मदर को दिखाया, और मदर अपने बेबी को कौन सा फूड खिला रही है, मैगी। क्या दिखाया कि कभी भी मदर जो है वो अपने बेबी को हार्म नहीं करेगी, क्योंकि मदर इतना ज्यादा अटैच होता है बेबी के साथ, होती है कि वो अपने बेबी को किसी भी तरीके से गलत चीज नहीं खिलाएंगी। सोच के देखो, इस एडवर्टीजमेंट से लोगों को क्या लगा कि मैगी के अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, इसका सबूत क्या है, नेस्ले कंपनी ने क्या दिखाया, फूड कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट। मेरे को एक बात बताओ, धीरे धीरे नेस्ले की जो सेल क्या थी, जो कम हुई थी, वो वापस क्या होने लग गई होगी, बढ़ने लग गई होगी। और आज की डेट में नेस्ले की मैगी की सेल वही पोजीशन पे पहुंच गई जो पहले थी। तो मुझे बताओ, नेस्ले ने मैगी को बंद किया या लॉस में से वापस प्रॉफिट कमाने स्टार्ट, दैट इज लॉस में था ना, लॉस से वापस किस में ले आया, मैगी को प्रॉफिट में ले आया, यस या नो। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड। मींस ये एक स्ट्रेटेजी होती है। ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि अगर आपका बिजनेस किस में है, लॉस में, तो लॉस वाले बिजनेस को किस में कन्वर्ट करने की सोचो, प्रॉफिट में। तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखा रहा है, ये सब्जेक्ट आपको ये सिखा रहा है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। थॉट लगाना, नेस्ले ने कौन सा तरीका अपनाया, कौन सा तरीका अपनाया, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या था, टर्न अराउंड का मतलब था मैगी किस में था, लॉस में था, लॉस को वापस किस में कन्वर्ट किया। कैसे समझ आया, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन से सब्जेक्ट ने सिखाया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। थॉट लगाओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा उनके टॉप लेवल ने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तभी तो ये स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में थी। अब मुझे बताओ, इसने नेस्ले कंपनी को ये नहीं बताया बिजनेस कैसे करना है, इसने बताया कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं जिससे अपने बिजनेस को और ज्यादा क्या कर पाए, बेहतर कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेता हूं, बिजनेस के बता रहा हूं। मुझे एक बात सोच के बताओ, वोडाफोन का नाम सुना है, हां या ना, पक्का? क्या वोडाफोन अकेले एयरटेल को हरा पा रहा था, हां या ना? नहीं। क्या आइडिया अकेले एयरटेल को हरा पा रहा था? नहीं। तो इन दोनों कंपनी ने सोचा हम अकेले तो कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों ना हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, हम आपस में अपनी दोनों कंपनी को क्या कर लेते हैं, मर्जर कर लेते हैं। मर्जर का मतलब है अकेले ना तो वोडाफोन एयरटेल को हरा पा रहा है, अकेले ना तो आइडिया एयरटेल को हरा पा रहा है, तो इन दोनों ने सोचा अकेले अकेले तो हम दोनों कंपनी मार्केट से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बेटर है हम दोनों अपने आप को क्या कर लेते हैं बेटा, मर्ज। हम दोनों कंपनी अपने आप को आपस में मर्ज करती हैं और हम अब दोनों मिलके किससे कंपीट करेंगे,
एयरटेल से। तो मुझे बताओ ये क्या लिखा है मैंने, मर्जर। ये भी एक क्या है, ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का, और इससे अपने बिजनेस को क्या कर पाएंगी दोनों कंपनी, क्या कर पाएंगी, एक्सपेंड कर पाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं तरीके, ये तरीके किस चीज के हैं, बिजनेस करने के तरीके। और ये तरीके आपको कौन सा सब्जेक्ट सिखाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, फ्यूचर में अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के तरीके अगर आपको सीखने हैं तो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बिजनेस करने के तरीके सिखाएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, फ्यूचर में सीए बनने के बाद अगर आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यह सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा, बिजनेस करने के तरीके, जिसमें मैंने तुम्हारे को 2 एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल कौन सा तरीका दिया, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड में अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी यूनिट किस में है, लॉस में, तो उसको बंद मत करो, पहले उसको लॉस में किस में करने की कोशिश करो, लॉस से प्रॉफिट में लाने की कोशिश करो। और वो कोशिश करने का तरीका क्या होता है, टर्न अराउंड। तो ये सब्जेक्ट आपको ये तरीका सिखाएगा डिटेल में। दूसरा, आप अकेले अपने कॉम्पिटिटर को हरा नहीं पा रहे तो कैसे हराओ, किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या कर लो, मर्जर कर लो। मर्जर करके आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर सकते हो, हरा सकते हो। तो ये डिफरेंट बिजनेस करने के जो तरीके हैं, ये तरीके आपको ये सब्जेक्ट क्या करेगा, सिखाएगा। दैट इज द फर्स्ट रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहां तक क्लियर है। अब सेकंड रोल की बात करते हैं। सर सेकंड रोल कौन सा है, सेकंड रोल है सर हम तो बिजनेस नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या प्रोवाइड कराएंगे, कंसल्टेंसी। अब मुझे सोच के बताओ, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है केशव जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, और बनने के बाद इन्होंने अपनी क्या स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, मैं, सुन लो, मैं मींस फॉर एग्जाम्पल मैं केशव जी का कौन हूं, मैं केशव जी का क्लाइंट हूं, और मेरी एक छोटी सी कंपनी है XYZ कंपनी, दैट इज एक कंपनी है XYZ, और मैं केशव जी के पास जाता हूं और केशव जी मुझे क्या प्रोवाइड कराते हैं, कंसल्टेंसी। सोच के देखना, थॉट लगाना, मुझे क्या करना था, मैं केशव जी का, दैट इज मैं सीए केशव जी का कौन हूं, क्लाइंट हूं। मेरे को क्या करना था, मुझे एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना था। इन्वेस्ट, एक नया बिजनेस है जिसको मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, मेरी एक कंपनी XYZ और मैं एक नया बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं किसके पास गया, सीए के पास गया, भाई ये मेरे सीए हैं, ठीक है, फ्यूचर में जो भी मुझे एडवाइस लेनी है मैं इन्हीं के पास तो जाऊंगा। मैंने केशव जी को बोला, सर मुझे ये बताओ, मैं एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, क्या मुझे बेहतर रिटर्न मिलेगा, क्या इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूं, बेहतर रिटर्न मिलेगा, या कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, सोच के बताओ। सिंपल सा मतलब, मैं क्लाइंट हूं, मैं गया सीए के पास, मैंने बोला सर मुझे ये बताओ, मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं एक नए बिजनेस में, क्या मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो सोच के बताओ, केशव जी मुझे क्या बताएंगे, मुझे कंसल्टेंसी देंगे कि सर इस बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न ज्यादा नहीं है, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क क्या है, ज्यादा है। तो मुझे सोच के बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न मिलेगा या रिस्क है, ये मुझे किसने बताया, मुझे सीए ने तो बताया, जो मेरे सीए हैं जो मुझे क्या प्रोवाइड कराते हैं, कंसल्टेंसी। तो मुझे सोच के बताओ, अगर मेरे सीए ने बोला सर इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से रिस्क ज्यादा है, तो क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा, आंसर इज नो। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, फ्यूचर में जब आप सीए बनेंगे, जब आप अपनी क्या स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस, आपके पास बहुत सारे क्या आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, जिनको आपको क्या बतानी पड़ेगी, कंसल्टेंसी। और कंसल्टेंसी दैट इज क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला सर मैं एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, या मैं अपने बिजनेस को क्या करना चाहता हूं, एक्सपेंड, कहां पे करूं, कहां पे पैसा लगाऊं, सर टैक्स को कैसे
बचाऊं, किस तरीके से मैं टैक्स, चोरी नहीं बोल रहा, टैक्स को कैसे बचाऊं सर, मैं और कौन से तरीके अपना सकता हूं जिससे मेरे को लॉस कम हो। तो ये सारी कंसल्टेंसी आपको कौन बताएगा? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सारी चीजें कहां से पता चलेंगी? सब्जेक्ट से। और वो सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटा इस सब्जेक्ट के दो फायदे हैं। पहला फायदा, अगर सीए बनने के बाद आप अपनी क्या प्रोवाइड कराते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि आपको जो क्लाइंट है जिसको आप क्या प्रोवाइड कराएंगे? कंसल्टेंसी। तो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा? हेल्प करेगा बेटर क्या बनाने में? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। दूसरा, सर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगा। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को क्या करने में? ग्रो करने में। अब एक बात, फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी का फैमिली बिजनेस है, आपके ग्रैंडफादर ने अभी तक जो भी बिजनेस किया होगा, कहीं वो ऑनलाइन यूज कर रहे थे टेक्निक? आंसर इज नो। अब आप अपने उस बिजनेस को ऑनलाइन भी तो जोड़ सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, आप अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हो? एक्सपेंड। एक्सपेंड करने का एक नया तरीका है, आप अपने बिजनेस को कहां पे ले आओ? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। मुझे एक बार सोच के बताओ, उन्होंने जितना समय लगाया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, उनसे कम समय में आप उस बिजनेस को और क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। और ये सारी बिजनेस की जो टेक्निक्स हैं, ये सारे बिजनेस की जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारी स्ट्रैटेजी आपको कौन सिखाएगा? एक सब्जेक्ट सिखाएगा। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज मेन क्रक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप मुझे सोच के बताओ, अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल, ये सब्जेक्ट तुम्हारे करिकुलम में नहीं है, सीए बनने के बाद अगर तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कर सकते हो, लेकिन आपको वो बिजनेस की बारीकियां नहीं पता होंगी जो ये सब्जेक्ट आपको क्या करेगा? सिखाएगा। दूसरा, सीए बनने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उतनी बेहतर क्या नहीं प्रोवाइड करा पाओगे? कंसल्टेंसी, जो ये सब्जेक्ट आपको क्या करेगा? सिखाएगा। दैट इज द मेन रोल ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई होप क्लियर है सबको। अब मुझे सोच के बताओ, ये सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है? यस या नो? हाँ या ना? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आपका रोल खाली टैक्सेशन अकाउंटिंग का नहीं रह गया, आपका रोल बहुत ज्यादा क्या हो चुका है? वाइडर हो चुका है। आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी फ्यूचर में, जिनके आप क्या कहलाओगे बेटा? जिनकी आप इंटरनल ऑडिटर कहलाओगे, सीए। और वो कंपनी के जो टॉप ओनर होंगे वो आपसे क्या लेंगे? हर जगह एडवाइस लेंगे, क्योंकि आप उन कंपनी के कौन हो बेटा? एडवाइजर हो। आप उन कंपनी के ओनर को बताओगे सर यहां इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है, यहां इन्वेस्ट मत करो, ये एक ऑल्टरनेटिव है, यहां इन्वेस्ट करो। सर इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो बेटा बहुत वाइडर स्कोप हो चुका है और ये सब्जेक्ट आपको वो सारी चीजें सिखाएगा। दैट इज द मेन रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई होप क्लियर है सबको। बोलो, तो दो मेन रोल। क्यों पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट? अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं, ये सब्जेक्ट आपके लिए क्या फायदा है? अगर आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा बेटर क्या प्रोवाइड कराना? कंसल्टेंसी किसको? क्लाइंट्स को। दूसरा, सर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, तो ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा क्या कर सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं। दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर है? यहां तक तुम्हारा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल में है। क्लियर है? यहां तक स्टार्ट कौन से चैप्टर से कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन। अब सुन लो जरा, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आज के लेक्चर के लिए। ठीक है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब सर ये चैप्टर सबसे स्मॉल चैप्टर है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वापस बोल रहा हूं सर, 5 चैप्टर है, 50 नंबर है, तो हर चैप्टर इक्वल वेटेज का है। इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन हां इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तभी आगे के चैप्टर आपको क्या होंगे? समझ आएंगे।
सबसे पहला पॉइंट, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा। सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आप भी मेरे साथ उस चार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपके सामने पूरा चार्ट बना रहा हूं। इसके अंदर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इस चैप्टर के अंदर आपको एक सब टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसी चैप्टर के अंदर आपको एक और सब टॉपिक पढ़ना है एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। इसी चैप्टर के अंदर आपको एक और सब टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं बेटा स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक्चुअल में स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको 3 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस, दूसरा आपको पढ़ना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस, और तीसरा आपको पढ़ना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर आपको एक सब टॉपिक और पढ़ना है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो वापस बोल रहा हूं, पहला सब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, तीसरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। इसके अंदर 3 चीजें पढ़नी है बेटा, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा और भी हैं इसमें सब टॉपिक्स, पहले इतना कॉपी करो, इसी के बाद इसी के अंदर 2-3 सब टॉपिक्स और पढ़ने हैं। पहला सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, तीसरा सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर 3 सब टॉपिक पढ़ने हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फायदे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट एक पढ़ना है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ा तुम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? 3, एक होता है टॉप, एक होता है मिडल, एक होता है लोअर। यहां पे नाम चेंज हो गया, यहां पे स्ट्रैटेजिक लेवल्स के अंदर 3 लेवल आएंगे। टॉप को बोलते हैं कॉर्पोरेट, मिडिल को बोलते हैं बिजनेस और लोअर को बोलते हैं फंक्शनल। जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ कॉन्सेप्ट कौन सा? स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब देखो जरा एक, इसके बाद यहीं पे तुम्हें एक और, इसी के अंदर एक चीज और पढ़नी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th के बाद 5th है, सॉरी तुम लोग चार्ट में बनाना, जगह नहीं थी मेरे पास। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक और पढ़ना है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, दैट इज 6th कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। दीज आर दी डिफरेंट सब टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर। अब सर एक चीज सुन लो, कौन सा अटेम्प्ट हुआ अभी? कौन सा अटेम्प्ट हुआ अभी? जनवरी 25। जनवरी 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी 25 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैंने अभी तुम्हारे को एक चीज बोली, डिस्क्रिप्टिव कैसे क्वेश्चंस आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन सा आया? नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। तो वापस बोल रहा हूं बेटा,
चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, अभी इसके अंदर और सब टॉपिक्स आएंगे, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे इसका फर्दर एक चार्ट बनवाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा बात करें तो इस चैप्टर के अंदर टोटल कितने सब टॉपिक्स हैं? 6 सब टॉपिक्स हैं। पहला सब टॉपिक बिना देखे अगर बात करूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, तीसरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें 3 चीजें, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज network of relationship between 3 levels of management, and last one is strategic intent। तो बेटा एक बात, अब तुम चार्ट बना रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि चैप्टर में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है यहां तक? सिर्फ आज के लेक्चर के लिए, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। हेडिंग डाल लो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो हेडिंग डाल लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आज के लेक्चर के लिए यहां तक है, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर से पूरा स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। याद रखना, ये सब्जेक्ट के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल ने कौन से ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया है? 2 ऑब्जेक्टिव। सर पहला ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है पहले समझ लेना, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर क्या मतलब है? ये सब्जेक्ट का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? ध्यान से, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या करना है? आउट परफॉर्म करना है, या मार्केट से अपने कॉम्पिटिटर को क्या करना है? बीट करना है, बीट। सर क्या मतलब? देखो, आपकी कंपनी है, फॉर एग्जांपल नाम सुना होगा तुम लोगों ने एक कंपनी का, एक कंपनी है से फॉर एग्जांपल एप्पल, और एक कंपनी है सैमसंग। 2 कंपनी तुम सबने सुनी होगी, हां या ना? सोचो, एप्पल क्या चाहता है? मार्केट से किसको हटाना? सैमसंग को। यही तो चाहेगा, क्योंकि एप्पल और सैमसंग दोनों आपस में क्या हैं? कॉम्पिटिटर हैं। यस या नो? सैमसंग चाहेगा मार्केट से किसको हटाना? एप्पल को। और एप्पल चाहेगा मार्केट से किसको हटाना? सैमसंग को। ध्यान से सुनो, तो सैमसंग भी क्या फॉलो करेगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसकी मदद से ये अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर दे? बाहर कर दे। और एप्पल भी क्या फॉलो करेगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसकी मदद से ये अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर दे? बाहर। अगर एप्पल ने सैमसंग को मार्केट से बाहर कर दिया तो एप्पल ने क्या गेन कर लिया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है मैं अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या करना चाहता हूं? बाहर को क्या बोलते हैं? आउट परफॉर्म। या मैं अपने कॉम्पिटिटर को क्या करना चाहता हूं? बीट। एग्जाम्पल सोच के बताओ, हुंडई नाम सुना है? हुंडई क्या बनाता है? कार्स। इसका कॉम्पिटिटर कौन है? मारुति, टाटा। हुंडई क्या चाहता है? किसकी कार ज्यादा बिके? हुंडई की। टाटा क्या चाहता है? टाटा की कार ज्यादा बिके। तो दोनों कौन है? कॉम्पिटिटर है। हुंडई क्या चाहता है? किसको बाहर कर दूं? टाटा को। टाटा क्या चाहता है? किसको बाहर कर दूं? तो दोनों ही क्या फॉलो कर रहे हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही क्या चाहते हैं? क्या गेन करना? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसका मतलब एप्पल भी ये चाहता है ना किसको मार्केट से हटा दूं? सैमसंग को। और सैमसंग चाहता है किसको मार्केट से हटा दूं? एप्पल को। अब मैं कह रहा हूं, एप्पल ने अगर सैमसंग को मार्केट से हटा दिया तो एप्पल ने क्या गेन कर लिया? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर फ्रॉम दी मार्केट। पहला पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है जो तुम्हारे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सक्सेसफुली, ध्यान से सुनना, सक्सेसफुली गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, ध्यान से सुनना, इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, गाइड करना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, गाइड, कि बेटा किसी भी एनवायरमेंट में अपने आप को क्या करवा पाए, सरवाइव। वापस, हॉस्टाइल एनवायरमेंट का मतलब होता है ऐसा एनवायरमेंट जो फ्रीक्वेंट क्या हो रहा है, चेंज। उस एनवायरमेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाना, सरवाइव। एक बात सोच के देखो, ध्यान से सोचो, मैं वापस बोल रहा हूं, एक चीज नोटिस करना तुम सब लोग। एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी, नोकिया, सबने सुना होगा। क्या आज है, क्या आज है? क्यों नहीं खरीदते नोकिया के फोन? भाई इतना बताओ, क्यों नहीं खरीदते नोकिया के फोन? क्यों खरीदते हो इन कंपनी के फोन? बस मुझे इतना बता दो, तुम लोग फोन खरीदते हो, तुम्हारे सामने मैंने 4 कंपनी लिख दी मोटा मोटा, और मैंने इस कंपनी के फोन तुम्हारे को बोल दिया, तुम क्यों नहीं खरीदते नोकिया के फोन? आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड क्यों हुआ? इसने अपने आप को क्या नहीं करा, चेंज नहीं करा। पॉइंट समझो, मार्केट, सुनना ध्यान से, मार्केट मतलब मार्केट में कस्टमर क्या चाहता था, कौन से फोन? टच स्क्रीन फोन चाहता था, यस या नो? टच स्क्रीन के साथ साथ कस्टमर क्या चाहता था, एंड्रॉइड चाहता था या क्या चाहता था? एप्पल के केस में क्या था, बाकी इन सब के केस में क्या था, यही चाहता था कस्टमर। मार्केट में डिमांड किस चीज की थी? मार्केट में डिमांड थी टच स्क्रीन प्लस एंड्रॉइड, ये डिमांड थी। नोकिया कहता है मैं क्या लॉन्च तो कर दूंगा, टच स्क्रीन तो लॉन्च कर दूंगा, लेकिन मैं क्या नहीं लाऊंगा, एंड्रॉइड नहीं लाऊंगा। यही करा नोकिया ने। नोकिया ने टच स्क्रीन लॉन्च किया था। नोकिया का मार्केट में लूमिया आया था, लूमिया पता होना चाहिए तुम्हें। नोकिया ने टच स्क्रीन वाले फोन तो लॉन्च कर दिए, लेकिन उन टच स्क्रीन वाले फोन पे क्या नहीं लाया, एंड्रॉइड। तो मुझे बताओ डिमांड किसकी है मार्केट में? टच स्क्रीन प्लस एंड्रॉइड। नोकिया इसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या नहीं करना चाहता, चेंज। मुझे बताओ नोकिया के अकॉर्डिंग ये एक तरीके का एनवायरमेंट था, एनवायरमेंट क्या हो रहा था, चेंज। लेकिन नोकिया अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर रहा, चेंज। तो नोकिया क्या नहीं कर पाया, सर्वाइव ही नहीं कर पाया। जब नोकिया सर्वाइव ही नहीं कर पाया तो सक्सेस तो मिली नहीं, क्या हो गया, लॉस में चला गया। अब मुझे बताना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या चेंज होता है अगर एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है, और याद रखना एनवायरमेंट हमेशा क्या होता है, चेंज। इसलिए यहां क्या लिखा है वर्ड, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब एनवायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एनवायरमेंट अगर चेंज होता है तो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करो, चेंज। अगर तुम अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हो, तभी तुम अपनी कंपनी को सक्सेसफुली क्या करवा पाओगे, सर्वाइव। तो 2 ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। पहला ऑब्जेक्टिव, अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या करो, आउट परफॉर्म। मींस सोच के देखो, टाटा का कॉम्पिटिटर कौन है, हुंडई। टाटा क्या चाहता है, हुंडई को मार्केट से क्या करना, आउट परफॉर्म। हुंडई क्या चाहता है, टाटा को मार्केट से आउट परफॉर्म करना। दोनों ही अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं। कैसे आउट परफॉर्म कर पाएंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू। दूसरा, क्या चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के चेंज होते ही अपने आप को क्या करें, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करो। अगर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया तो मार्केट से क्या हो जाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मार्केट से आउट परफॉर्म हो जाएगा। कौन बोलता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव निकले, 2। पहला ऑब्जेक्टिव, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकंड, टू सक्सेसफुली गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। आ गया समझ? एमसीक्यू आएगा इस पे जरूर, लिखवा रहा हूं मैं तुम्हारे को लाइन, समझाया मैंने। हेडिंग डाल लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए बताया क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाली चीज है। लिखो डैश डाल के, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर टू TWO आर टू फोल्ड। इसका मतलब 2 ऑब्जेक्टिव हैं। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर 2 फोल्ड, फोल्ड की जगह फोल्ड्स। अब 1 2 या AB करके लिख सकते हो। फर्स्ट लिखो टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, that is outperform competitors, that is outperform competitors, to gain competitive advantage, that is outperform competitors, underline the word competitive advantage। और जब भी फ्यूचर में वर्ड आएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसका मतलब क्या होगा बेटा? अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या करना? आउट परफॉर्म, हटाना। सेकंड, टू गाइड कंपनी, टू गाइड कंपनी मींस अपनी कंपनी को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना कि वो क्या कर पाए, सक्सेसफुली सर्वाइव। कौन से एनवायरमेंट में? हॉस्टाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टाइल? चेंजिंग एनवायरमेंट। तो लिखना है टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली सर्वाइव थ्रू ऑल चेंजेस, टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली सर्वाइव थ्रू ऑल चेंजेस इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। अंडरलाइन दी वर्ड सर्वाइव और अंडरलाइन दी वर्ड हॉस्टाइल एनवायरमेंट। क्लियर है सर? तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा ये सब्जेक्ट का मेन किस पे क्रक्स है। तो ये तुम्हारे को मैंने जो स्टार्ट किया है ये सब्जेक्ट, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत हेल्प क्रिएट करेगा। और इस सब्जेक्ट, आप सोचो फ्यूचर में तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये सब्जेक्ट अगर तुमने पढ़ रखा है तो तुम अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर पाओगे? आउट परफॉर्म, जिससे तुम क्या गेन कर सकते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो तुम इस सब्जेक्ट की हेल्प से अगर एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तब भी तुम अपनी कंपनी को क्या कर पाओगे? सर्वाइव। आई होप तुम्हें आइडिया लग गया होगा इस सब्जेक्ट का। तो दिस इज व्हाट योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। क्लियर है? इससे आगे का सेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज इससे आगे का जो भी टॉपिक है पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ भी है क्वेरी तो पूछ सकते हो।